अच्छा जी, ये पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। असल में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, डिवाइसेस कभी कभी जो है ना साथ दे नहीं देती। चले आए नकुल है समय ये एक सवाल हमारा बाकी था, जो 5 मार्क्स की थ्योरी थी वो बाकी थी, जिसमें हम एडवाइस करे थे नकुल को दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेज लिखने थे कि भाई ये जो अप्रोच ये कर रहा है उसके क्या मामला है। कि ये चाहता है कि अपने बैंक ओवरड्राफ्ट को रिड्यूस करे। कैसे रिड्यूस करेगा? कि अपने सप्लायर्स की पेमेंट रोक के उनको पेमेंट्स लेट करेगा। आ जाए एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज के आउटफ्लो विल पॉज विच विल इवेंचुअली रिड्यूस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जब सप्लायर्स को ये पेमेंट देगा, गौर समझिएगा, जब ये सप्लायर्स को पेमेंट देगा तो इसका पैसा बाहर जाएगा, मगर अभी पैसा ये दे ही नहीं रहा। तो ये पैसा इसके पास सेव अप हो रहा है, यानी कि ये पैसा बाहर नहीं जा रहा, आउटफ्लो नहीं हो रहा। ये पैसा इसके अंदर ही बिजनेस में रखा हुआ है। ये पैसा इसके अपने अंदर बिजनेस में रखा हुआ है, फिर बिजनेस में सेल्स हो रही है, कैश आ रहा है, जो भी हो रहा है, सारे मामला हो रहे हैं। तो ये पैसा जो रखा हुआ है, इसके साथ जो मजीद पैसा जो आ रहा है बैंक के थ्रू, जिस किसी ने सेल्स की, आपने जैसे इसने सेल्स की तो किसी ने बैंक के थ्रू पेमेंट दे दी, तो यानी कि ये पैसा जो बढ़ रहा है, आहिस्ता 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 बढ़ रहा है, सेल्स अगर करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आउटफ्लो, थोड़ा आउटफ्लो जो रोक रहा है, आउटफ्लो की वजह से थोड़ा बहुत इसका बैंक ओवरड्राफ्ट में थोड़ी कमी आ रही है। कि क्यों? क्योंकि इसके पास ये वैसा ही पड़ा हुआ है और मजीद वो सेल्स वगैरह भी कर रहा है। तो आउटफ्लो यहाँ से रुक रहा है, जिसकी वजह से ये भी हो रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट में थोड़ी सी कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये सेल्स वगैरह भी साथ साथ कर रहा होगा। ये नहीं कि बिजनेस धंधा बंद किया हुआ है, धंधा बंद कर देगा तो फायदा ही नहीं ना कुछ, फिर कुछ तो फायदा ही नहीं होगा इस चीज को। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर मे रिड्यूस द इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इससे फायदा ये होगा कि अगर जैसे ही एज अर्ली एज पॉसिबल अगर बैंक ओवरड्राफ्ट जल्द से जल्द इसको ये नेगेटिव में पॉजिटिव में ले आता है, तो वो इंटरेस्ट से बच जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का ये ना कि अगर बैंक आपकी माइनस में चली गई तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि भाईजान इंटरेस्ट दो प्लीज। तो अभी इंटरेस्ट से बच जाएगा कि अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट को अपना बेहतर कर ले तो वो वाले इंटरेस्ट से वो बच जाएगा। यहाँ वाले इंटरेस्ट से तो बच जाएगा, मगर पीछे भी तो सप्लायर से भी तो मामला है ना, तो उसके भी तो कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो ये हमने दो एडवांटेजेस तो इसको लिस्ट डाउन कर दिए। अब है डिसएडवांटेजेस। भाई सबसे पहली चीज, सप्लायर से आप दोस्ती खराब कर रहे हो अपनी। सप्लायर्स को बोल रहे हैं पेमेंट लेट करूंगा मैं, और सप्लायर्स तो मेरा माल प्रोवाइडर है जो मुझे सप्लाई कर रहा है सारे आइटम्स। तो सबसे पहली चीज ये कि ये आपके सप्लायर वाले रिलेशन को, सप्लायर की जो रिलेशनशिप है उसको खराब कर सकता है, उसको डैमेज भी कर सकता है। सप्लायर बोलेगा, सप्लायर की हट सकती है कि यार ये क्या बात है यार, एक तो मैं इसको सारे गुड्स टाइम पे दूं मगर पेमेंट टाइम लेना है। तो सप्लायर्स की भी हट सकती है। सप्लायर बोल सकता है कि यार नहीं यार, मैं तुम्हें अब सप्लाई नहीं करूंगा, तुम कोई और देख लो। तो मे बी पॉसिबल सप्लायर के साथ जो रिलेशनशिप है हमारा, उसमें खराबी पेश आ सकती है। देन मे लूज द कैश डिस्काउंट बाय सप्लायर्स। आपको मैंने बताया था कि भाई दो डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि एट द टाइम ऑफ परचेज आप आए, आपने बोला भाई कुछ मोहब्बत कर दो, तो वो मोहब्बत वाला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट क्या है कि ताकि सप्लायर आपको कैश डिस्काउंट दे रहा है ताकि आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर लो, अर्ली पेमेंट कर दो। मगर आप अभी तो पेमेंट कर ही नहीं देना, अभी तो पेमेंट आप बहुत लेट करोगे, आपका इरादा ये। तो आपने वो कैश डिस्काउंट जो था, वो कैश डिस्काउंट आपको आपके हिस्से में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट्स लेट कर रहे हो। तो कैश डिस्काउंट भी आपके हाथ से जा सकता है, जो कि सप्लायर्स आपको देंगे कि भाईजान ये लो कैश डिस्काउंट, जरा जल्दी जल्दी से अपनी जो पेमेंट है जो वो करते हो वो रिटर्न कर दो। तो ये एडवांटेजेस हुए और ये डिसएडवांटेज हुए, दो दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज हो गए। अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है? मैं इसको ये रिकमेंड करूंगा अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, नकुल भाई शुड सेल ऑन कैश टर्म्स। कि भाई अपनी वो जो यानी कि सेलिंग जब करे उधार पे ना करे। उधर ऊपर क्या लिखा हुआ था कि बाइज एंड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। कि अगर वो अपनी सारी जो चीजें बेचता है कैश टर्म्स में बेचता है तो उसके पास कैश पड़ा हुआ होगा। कैश के पास पड़ा हुआ तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो का मसला नहीं होगा। अगर कैश पड़ा हुआ है तो क्यों भाई, क्यों ये आदमी ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से रोक रहा हूँ पेमेंट, सप्लायर्स को पेमेंट ना दूं। जब पैसे पड़े हैं तो ऑब्वियस बात है वो सप्लायर को पेमेंट देता रहेगा, उसका बैंक ओवरड्राफ्ट भी इतना ज्यादा हिटअप नहीं होगा। तो मेरा मशवरा ये है कि भाईजान इसको कि भाई आप जो अपनी सेलिंग करो वो कैश टर्म्स में करो ताकि आपके पास कैश फ्लो पड़ा हो बिजनेस का, तो कोई मसले मसाइल ना हो। इससे ये नहीं हो कि आपको किसी का रोकना पड़े कैश, कि यार इसका रोक लेता हूँ तो ये वाला मामला हल कर दूं। आपके पास जब पैसा रिजर्व में पड़ा होगा, आपके पास लिक्विडिटी के प्रॉब्लम नहीं होंगे, तो आपके पास ये सारे प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। तो बेसिकली बिजनेस के पास लिक्विडिटी हो तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो, कैश फ्लो बेहतर हो, ये है कि इनफ्लो इसके पास ज्यादा हो आउटफ्लो के बनिस्बत। तो ये सारे अपने एक्सपेंसेस को केटर कर सके। पैसा पड़ा है फॉर एग्जांपल इसके पास 100 रुपए पड़े हुए, अंदर कैश पड़ा है 100 रुपए, इसको 20 रुपए का एक्सपेंस पे करना है, इसको सॉरी 70 रुपीज का एक्सपेंस पे करना है। तो ये आराम से पे कर सकता है भाई, 100 में 70 पे कर देगा, 30 पे भी पड़ा हुआ है पीछे, तो इसका कैश इनफ्लो है अभी। वरना ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि आउटफ्लो ज्यादा होगा, कैश इनफ्लो कम होगा, तो फिर आउटफ्लो के चक्कर में उसके पास लिक्विडिटी नहीं होगी। वो लोगों को टोपियां करवा रहा होगा कि यार कल देता हूँ पेमेंट, परसों देता हूँ, इस तरह वो टोपियां करवा करवा के आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह ये इसका बेसिस चलता रहेगा। तो ये आपका 5 मार्क्स की थ्योरी वाला सवाल था, और बाकी सारी चीजें जो है हमने पिछली रिकॉर्डिंग में कवर कर ली हैं। तो अगली रिकॉर्डिंग में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।